मैं तो कहता हूँ सरकार, आपको आपके पिताजी की कुर्सी पर ही बैठना चाहिए बस। बैठूंगा मनोज, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। चैतन्य, 6 महीने तो क्या, तुम्हारे प्यार के सहारे मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है चैतन्य। आज मेरा परिवार पूरा हुआ। अनुपमा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ अधिकार भी हैं। इस घर की और तिजोरी की चाबियां संभालना तुम्हारा अधिकार है। आज से ये चाबियां तुम संभालोगी। पद्मिनी बेटे, घर और तिजोरी की चाबियां अनुपमा को सौंप दो। ये चाबियां, हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं बेटे, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, इस खानदान की परंपरा यह है कि चाबियां हमेशा बड़ी बहू संभालती है। आज तक के इस घर में बड़ी बहू थी ही नहीं, तो तुम संभाल रही थी। अब जब अनुपमा आ गई है तो उसे उसकी जिम्मेदारी सौंप दो ना। माँ, ये चाबियां पद्मिनी के पास ही रहने दीजिए। नहीं अनुपमा, पद्मिनी अच्छी तरह से समझती है इस खानदान की परंपराएं क्या है ना पद्मिनी? चलो बेटे, तुम खुद अपने हाथों से ये चाबियां अनुपमा को सौंपो। ला, मैं लगा दूं। बहू, ये चाबियां संभालना तुम्हारा अधिकार है। बेटे, ये सिर्फ चाबियां नहीं है, इन चाबियों के साथ एक सास का विश्वास है कि तुम इस घर की परंपरा और इस घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाओगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे फर्ज के बारे में भी बता दूं। आज से रोज सुबह भगवान को भोग तुम लगाओगी और हर सुबह अपने ससुर जी की तस्वीर पे फूल माला तुम बदलोगी। ये तुम्हारे फर्ज है और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाओगी और मेरे विश्वास का मान रखोगी, है ना? माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके विश्वास का मान रख सकूं। जीती रहो बेटी। हमारा इतना अपमान, हमारे हाथ की चाबियां उस अनाथ की बीवी को दे दी गई। घर की बहू हम हैं और इज्जत उस अनाथ की बीवी को मिल रही है। ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैतन्य, देखो ना, माँ ने आज मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाई वाह, माँ ने तो आपको मालकिन ही बना दी। अब क्या है ना मालकिन, वो इस नाचीज से अगर जाने अनजाने कभी कोई गलती हो जाए तो डांटिएगा मत। वो क्या है ना कि मैं अपनी नई नवेली पत्नी का इकलौता पति। हाँ हाँ, सोचेंगे। सोचेंगे? हाँ, अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं क्या।
पंडित। मासा, ये गहने आप रख लीजिए। लेकिन ये तो तुम्हारी शादी के गहने हैं बेटे। जी, इसलिए इन्हें लौटा रही हूँ। लेकिन क्यों बेटे, इन पे तो तुम्हारा हक है। आपका बस चले तो हमारा हक आप किसी को भी दे सकती हैं। वो चाबी आज तक हमारे पास हुआ करती थी, लेकिन आपने हमसे लेकर उसे दे दी, तो फिर ये गहने भी ले लीजिए। ये क्या कर रही हो पद्मिनी? अभी तक नाराज हो चाबियों वाली बात से? देखो बेटे, दिल बड़ा रखना सीखो। लेकिन कोई ऐरा गहरा हमारा हक ले ले तो दिल तो दुखेगा ही ना। अगर तुम्हारी सोच छोटी रखोगी तो दिल दुखेगा तुम्हारा। चाबियां हमेशा बड़े बहू के हाथ में ही शोभा देती हैं। आप उसे बड़ी बहू क्यों कह रहे हैं? वो इस घर की बड़ी बहू नहीं है। चैतन्य शेखावत खानदान का बेटा नहीं है, वो एक अनाथ है और वो एक अनाथ की पत्नी है। पद्मिनी, अपने जेठ और जेठानी का अपमान मत करो। ऐसा हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपनों से परायापन और परायों से अपनापन आप क्यों दिखा रही हैं? हम इस घर की इकलौती बहू हैं। देखिए मासा, आप अनुपमा को प्यार करिए, इस घर में रखिए, उसे इज्जत दीजिए, चाहे तो उसे जेवर भी दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारा हक उसे मत दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। ओ, तो तुम समझती हो कि तुम इस खानदान की इकलौती बहू हो। तुम्हें जो कहना था तुमने कह लिया। अब मैं जो कह रही हूं वो सुनो। शेखावत खानदान की मां, शेखावत खानदान की कर्ता धर्ता मैं हूं, और मुझे क्या करना है, किसे क्या देना है, मुझे इसके लिए तुमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आज मैं तुम्हारी एक और गलतफहमी दूर कर देती हूं। चैतन्य इस घर का बड़ा बेटा है और अनुपमा इस घर की बड़ी बहू है। रिश्तों की यही सच्चाई है। अब इसे मानना या ना मानना ये तुम पर है। चैतन्य इस घर का बड़ा बेटा है और अनुपमा इस घर की बड़ी बहू है। इस घर की बड़ी। बाईसा, नीचे बनिए की दुकान से महीने का राशन आया। अब अपनी कमर से चाबियां निकालिए और उसका हिसाब कर दीजिए। बाईसा, अब जिसके पास चाबी होंगी, घर का हिसाब किताब भी तो वही रखेगा ना। अरे नहीं है हमारे पास चाबियां वाबियां। निकल जा यहाँ से, हमारा दिमाग मत खराब कर। सुना नहीं तूने? हमारा मुंह क्या देख रही है? दरवाजा उधर है, जाती क्यों नहीं है? पर बाईसा, निकल, दरवाजे से निकल तू यहाँ से। दोबारा मत शक्ल दिखाना। हमें छोड़ के चली जा, तू भी चली जा। आओ बेटे, ऑफिस तो तुमने देख ही ली और ये है तुम्हारा कैबिन। बैठो। हाँ। बैठो। मैं जानती हूँ तुम पूरी मेहनत और लगन से ये ऑफिस संभालोगे। मनोज जी, बड़ी आज से चैतन्य ये ऑफिस संभालेंगे और फैक्ट्री का हिसाब किताब भी चैतन्य ही देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपने हमेशा इंद्रजीत का साथ दिया है, आप मेरे बड़े बेटे का भी साथ देंगे। जी मालकिन। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी नहीं। बैठो बेटे। थैंक यू माँ। ये तुम क्या कह रहे हो मनोज? वही कह रहा हूँ सरकार, तो मैंने अपनी आंखों से इस ऑफिस में होते हुए देखा है। बड़ी मालकिन ने पहला चैतन्य को सारे स्टाफ से मिलवाया, उसके बाद आप ही के बारार वाली फर्स्ट क्लास केबिन में ले जाकर बिठा दिया। अब आप ही बताइए ऐसा क्यों? हाँ, क्यों नहीं?
क्यों नहीं मनोज? माँ ने उसकी पढ़ाई लिखाई पर इतना पैसा जो खर्च किया है, तो पैसा वसूल भी तो होना चाहिए। और वैसे भी नौकरी का एक उसूल है, जितना बड़ा नौकर उतनी ज्यादा सहूलियतें। फिर भी नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक होता है। हाँ, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी मालकिन से पद्मिनी, पद्मिनी, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्यों, खराब लग रही है हमारी तबीयत? वैसे तुम घबरा क्यों रही थी? तुम्हें क्या लगा कि पद्मिनी दरवाजा नहीं खोल रही है तो पद्मिनी ने आत्महत्या कर ली? क्या बात है पद्मिनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई हो तो? बस बस, हमारे सामने हमदर्दी का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं अनुपमा। पद्मिनी, दिखावा? ये तुम ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। पहले तुम हमें चोट पहुंचाती हो, उसके बाद मलहम लगाने आ जाती हो। हमारा हक छीनकर हमसे मीठी मीठी बातें करने आ गई हो। पद्मिनी, बस बस, ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। अरे आज तक तुम्हारा पति इस घर के टुकड़ों पर पल रहा था। हमने कोई शिकायत नहीं की। हमने सोचा कि मासा ने एक अनाथ को सहारा दिया तो क्या हुआ? इतना दान पुण्य तो शिखावत खानदान कर ही देता है। थोड़ी सी खैरात उस अनाथ को दे भी दी तो क्या हुआ? और वैसे भी समंदर में से चिड़िया चोच में अगर थोड़ा सा पानी भर भी लेती है तो समंदर का पानी कम तो नहीं हो जाता ना। चैतन्य की शादी हुई तो हमने ये सोचा कि तुम भी उस अनाथ की तरह इस घर के टुकड़ों में खुश रहोगे। तुम्हारे इरादे तो कुछ ज्यादा ही बुलंद निकले, लेकिन तुम्हारी नजर तो सीधा हमारी कमर पर लटकती हुई चाबियों पर जा पड़ी। ये तो वही बात हो गई कि आग लेने आई थी और घर की मालकिन ही बन बैठी। बड़ी बहू मिल गई ठंडक, हमसे हमारी चाबियां छीनकर। अनुपमा, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। अरे आज तक तुम्हारा पति इस घर के टुकड़ों पर पल रहा था। हमने कोई शिकायत नहीं की। हमने कोई शिकायत नहीं की। चैतन्य की शादी हुई तो हमने ये सोचा कि तुम। अरे आप कब आए? क्या बात है जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने चुप चुप से क्यों हैं? आपकी ये चुप्पी मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्या बोलूं माया, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बोलिए ना प्लीज। हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की जो ओवरसीज की पेमेंट थी 30 करोड़ की, जो आने वाली थी। हाँ, वो पेमेंट आ गई ना? हम डूब गए माया, हम डूब गए हैं क्योंकि वो पेमेंट अब आने वाली नहीं है। पर ये सब कैसे? वो पार्टी बैंकरप्ट हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा नुकसान हम कैसे सहेंगे। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमें आसमान से उठाकर जमीन पर पटक डाला। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस घर की हवा में अचानक खुशियों के रंग फीके क्यों पड़ने लग गए? क्यों खुशियां रूठ गई हैं इस घर से? क्यों? माँ, अनुपम बेटी, आओ बैठो।
कुछ कहना चाहती हो? माँ वो माँ ये चाबियां मैं लौटाना चाहती थी। बेटी तुम जानती हो कि ये सिर्फ चाबियां नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो मैंने तुम्हें सौंपी है। हाँ माँ जानती हूँ, पर देखो बेटी, मैं इस घर में बड़ी हूँ, किसे क्या देना है ये फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम कभी भी अपने दिल पे ये बोझ मत रखना कि मैंने किसी का हक छीन कर तुम्हें ये चाबियां दी हैं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और ये चाबियां संभालने का हक सिर्फ तुम्हारा है। बच्चे कभी कभी अपनी नादानी में ये सोच लेते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं एक माँ हूँ और माँ का दिल कभी भी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकता। माँ लेकिन बस अब और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती इन चाबियों के बारे में। ये चाबियां तुम्हें सौंपना मेरी खुशी है, मेरी मर्जी है और मेरी आज्ञा है। इन्हें मेरा प्यार भरा आशीर्वाद समझ के रख लो बेटी। पद्मिनी, पद्मिनी, क्या हुआ तुम्हें? हम इस घर की बहू है, लेकिन जब हमारा हक छीन कर उस अनाथ की पत्नी अनुपमा को दे दिया जाएगा तो क्या दिल दुखेगा नहीं क्या? इस खानदान की परंपरा यह है कि चाबियां हमेशा बड़ी बहू संभालती है। आज तक के इस घर में बड़ी बहू थी ही नहीं, तो तुम संभाल रही थी। अब जब अनुपमा आ गई है तो उसे उसकी जिम्मेदारी सौंप दो ना। हर बात की एक हद होती है, लेकिन ये नहीं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। माँ ने वो खानदानी 9 लाख का हार उठाकर उसे खैरात में दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूं कि इस घर में ये तमाशा क्या हो रहा है। नहीं, आखिर हम राजपूत खानदान की बेटी हैं और वार हमारे हक पर हुआ है। चाबियां हमारे हाथों से ली गई है और जब तक ये चाबियां वापस हमारे हाथों में नहीं आ जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये राजपूत खानदान की बेटी का वादा है, खुद से ये वचन है हमारा। उसमें तुम्हें एक बहुत अच्छी सहेली मिलेगी। अरे आज तक तुम्हारा पति इस घर के टुकड़ों पर पल रहा था, हमने कोई शिकायत नहीं की। हमने सोचा कि मासा ने एक अनाथ को सहारा दिया तो क्या हुआ? मेरा छोटा भाई इंद्रजीत तुम्हें वीर की कमी कभी होने नहीं देगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज पद्मिनी ने जो भी कड़वी बातें कही, इसके बारे में चैतन्य को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो चैतन्य के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी।
है अनु? क्या बात, आज मेरी अनु थोड़ी परेशान और उदास दिख रही है? नहीं तो। या तो फिर काफी थक गई होगी। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, इतनी भारी भरकम चाबी दी गई है आपको, तो जी नहीं, घर का काम करती कहाँ हूँ मैं, सारा काम तो नौकर करते हैं, मैं तो बस मालकिन बनकर ऑर्डर करती हूँ। चैतन्य, मुझे एक बात कहनी थी। आप कुछ क्यों, 100 बात भी कहेंगे तो मैं सुनूंगा। वो मैं क्या सोच रही थी कि अब इतने बड़े घर का काम मैं ढंग से नहीं संभाल पाऊंगी, और पद्मिनी तो इस घर में पहले से है और इतने अच्छे से घर का काम भी संभाल रही थी, तो मैं चाहती थी कि ये चाबियां पद्मिनी के पास ही रहें। पर जब मैंने माँ से कहा तो माँ ने मना कर दिया ना। अब इस बारे में माँ से दोबारा मत कुछ कहना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम इन्हें माँ का आशीर्वाद समझ के अपने पास रखो। तुम्हारे बदन की खुशबू, जानती हो, फूलों की महक को भी फीकी कर देती है। ओह, I'm sorry. देखिए, मुझे लगा कि वो पद्मिनी है। दरअसल ये जो चाबियों की खनक है ना, वो मुझे उससे ही सुनाई देती थी। I'm sorry. Sweetheart, good morning. क्या हुआ? तुम डर गई? वैसे मेरे अलावा और कौन है जो तुम्हें इस तरह हक कर सकता है?
एक अब तो मुस्कुरा दो। मैं तुम्हें एक चीज तो दिखाना भूल ही गया। एक मिनट। चैतन्य, वो इंद्रजीत भैया। अमेजिंग, जो बात मेरे दिल में है वो बात तुम्हारे जुबान पे। भाई आप तो जादूगर होते जा रहे हैं। हाँ? ये देखो, कल ऑफिस जाते वक्त रास्ते में फ्रेमिंग वाले से खरीदी थी। अब इसे मैं अपने टेबल पे रखूंगा। नानू, मैं और मेरा भाई मिलकर माँ के हर सपने को पूरा करेंगे। इंद्रजीत थोड़ा जबान का कड़वा है लेकिन दिल का बहुत साफ है। अब कैसे बताऊं चैतन्य को कि इंद्रजीत भैया? नहीं, चुप रहना ही बेहतर होगा। जिसके लिए चैतन्य के दिल में इतना प्यार है, उसके बारे में चैतन्य को कैसे? नाराज हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि अपनी नई नवेली दुल्हन को मैं कम इम्पोर्टेंस देने लग गया हूँ? हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, तुम्हें तो हर पल मेरी नजरों के सामने रहना है। भाभी साहब, देखिए, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप ये समझिए कि कल आपने एक बुरा सपना देखा था। पता नहीं कल हमें क्या हो गया था, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि हमें उन चाबियों की इतनी आदत पड़ गई थी कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं और घर की परंपरा के मुताबिक उन चाबियों पर सिर्फ आपका हक बनता है। मासा ने आपको चाबियां देकर तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, इसलिए हमें भी एक अच्छी बहू की तरह उनका मान रखकर अपना फर्ज अदा करना चाहिए। भाभी साहब, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए। आप हमें माफ करेंगी ना? नहीं पद्मिनी, मुझसे माफी मत मांगो। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, और अपनी छोटी बहन से मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? तुम यहाँ हो अनुपमा, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें बताना था कि आज पूर्णिमा है, तो आज 11 ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करेंगे। पूजा का भोग और ब्राह्मणों का भोजन दोनों तुम्हें ही बनाने हैं। बस बहू, इतना ख्याल रखना, हर चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, वरना पूजा का सारा फल व्यर्थ हो जाएगा। जी माँ। मासा, हम चाहते हैं कि हम इनकी मदद करें। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देरानी और जेठानी दोनों मिलकर सब संभाल लेना। पुत्र, देख तो सही कौन आए हैं। अरे नमस्ते, नमस्ते। बैठिए जी, बैठिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके ज्वेलर हैं। हमेशा हम ही से ज्वेलरी खरीदते हैं। अच्छा, पिछली बार आपने कुंदन की फरमाइश की थी। हाँ। एकदम नया डिजाइन आया है जयपुर से। तो हमने भी सोचा क्यों ना सबसे पहले आपको दिखा दें। दिखाइए। हाँ हाँ, दिखाओ जी। ये देखिए, ये देखिए। वाह भाई वाह, ओ भाई राम झूठ ना बुलाए, बड़ा ही सोना है जी है। अमाय पुत्र, देख तो सही। सच माँ, इसको देखकर तो मुंह से सिर्फ तारीफ ही निकल सकती है। कैसा लग रहा है? ओ भाई, तू सोनी, ये नकलेस सोना, तो भी राम झूठ ना बुलाए, और पहनने वाली तो सोनी लग गएगी ना, मेरी सोनी है।
ऐसे माए पुत्र तू ऐसा कर, तू ना इसे खरीद ही ले, रिदमा की शादी में पहन लेना ना हो। माँ मैं भी सोच रही हूँ कि इसे ले ही लो। माया, जी अब आई, एक मिनट है। सुनिए जी, ये देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? मैं सोच रही थी कि माया, मुझे तुम्हें ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। तुम तो जानती हो बिजनेस में हम लोगों ने कितनी बड़ी चोट खाई है। मैं चाहकर भी तुम्हें नेकलेस नहीं। माया, तुमने हर दुख में, हर तकलीफ में मेरा साथ दिया है। इस मुश्किल घड़ी में भी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपकी परेशानी मेरी परेशानी नहीं? अगर इस मुश्किल के वक्त हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? भाई साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी पति की पसंद के बिना मैं कुछ खरीदती नहीं हूँ, और ये उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। अगली बार कुछ और आए तो जरूर दिखाइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले महीने हमारे पास और भी नए डिजाइन आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे पुत्र न राम झूठ ना बुलाए, सच बता, हमारे हालात क्या इतने बुरे हो गए हैं कि एक नेकलेस खरीदने के भी लाले पड़ गए हमको, है? हाँ माँ, मुझे भी यही बात खाई जा रही है। जी ठीक है, अब आप जाओ। आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? आप ऑफिस जाइए। पता है आज मुझे कितना काम है। आज ब्राह्मण घर पर आ रहे हैं भोजन के लिए, और भोग और प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी माँ ने मुझे दी है। चैतन्य छोड़ो, कोई देख लेगा। So what? अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ, किसी और का नहीं। छोड़ो, कोई देख लेगा। So what? अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ, किसी और का नहीं। पद्मिनी, एक बार देख लो ना, सब ठीक तो है? कहीं किसी चीज में कोई कमी तो नहीं रह गई? कमी रहने का तो सवाल ही नहीं उठता है भाभी साहब। आप सुबह से इतनी प्यार, मेहनत, श्रद्धा और लगन से जो बना रही है, ये सब साफ कर दो। अनुपमा बेटे। आई माँ, मैं अभी आती हूँ। जी। आइए पंडित जी। जुग जुग जी। पंडित जी, ये अनुपमा है, मेरी बड़ी बहू। जब से इसके कदम मेरे घर में पड़े हैं, हमारे तो बस भाग्य ही खुल गए। आज का भोग और प्रसाद भी इसी ने अपने हाथों से बनाया है। आइए।
पंडित जी, माँ को भोग लगाइए। आप सब विराजिए, मैं भोजन लगवाती हूँ। ओम नाभ्यायाशेदन्तरिक्षगं श्रीर्णोद्याहायामवरदप्रथेभ्यां भूमिदिरिसः श्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन्नः। पंडित जी, भोजन आरंभ कीजिए। भोजन में प्याज का छिलका। ये क्या शारदा देवी, इतना बड़ा अनर्थ! अगर हमने ये अन्न खा लिया होता तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता। इतनी लापरवाही हम पहली बार देख रहे हैं। अगर इस पूजा को तरीके से नहीं अपने क्रोध पर अंकुश लगा के बैठे हैं, अन्यथा अब तक हमारे मुंह से आपके परिवार के लिए श्राप निकल गया होता। श्राप निकल गया होता। चलिए सब उठिए। पंडित जी, नहीं पंडित जी, आप जाइएगा मत। मैं अभी नया भोजन तैयार करवाती हूँ। आप खाए बगैर मत जाइए। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पंडित जी हम सबको माफ कर दीजिए। पंडित जी, इसे माफ कर दीजिए। पंडित जी, हम साक्षी है कि इन्होंने कितनी श्रद्धा से आप सबके लिए भोजन बनाया था। पंडित जी, हमें लगता है कि हवा से प्याज का ये छिलका आप लोगों के भोजन में आ गया होगा। इन्हें माफ कर दीजिए। इस त्रुटि की क्षमा नहीं मिलेगी। पंडित जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, इस तरह से भोजन के बगैर मेरे घर से मत जाइए। शारदा देवी जी 30 सालों में पहली बार यहाँ से ब्राह्मण भूखे जा रहे हैं। उसका कारण है आपकी बहू की नादानी। ये अपराधीन है, ये अपराधीन है। चलो पंडित जी, पंडित जी मेरी बात तो सुनिए। पंडित जी, कोई भोजन नहीं करेगा। लो, देख लिया मासा, आपकी बड़ी और लाडली बहू तो अपनी पहली जिम्मेदारी ही नहीं संभाल पाई। मासा, आप प्लीज भाभीसा से नाराज मत होइए। प्लीज, अब जो होना था सो हो गया।
अब हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे माफ कर दीजिए। 30 साल में पहली बार ब्राह्मण मेरे घर से बिना भोजन किए गए हैं। मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी अनुपमा। जानते हैं माँ साहब, ब्राह्मणों के भोजन में प्याज और लहसुन छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों के शुद्ध भोजन में हमें इस प्याज के छिलके को तो डालना ही होगा। क्या करें, घर की इस बड़ी बहू को मजा चखाने का इससे अच्छा और तरीका क्या हो सकता है? भाभी साहब, अब आपका क्या? मनोज, जब इस साल हमारी इतनी अच्छी सेल हुई है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इतने अच्छे हैं, हमारी विंटर कलेक्शन ओवरसीज में इतना अच्छा कर रही है, उसके बावजूद हम प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और हर हफ्ते जो लाखों रुपए निकाले गए हैं, इसके कोई डिटेल्स यहाँ नहीं है। ये पैसे क्यों निकाले गए हैं, किस लिए निकाले गए हैं, ये बताने की आप तकलीफ करेंगे मुझे? जी सर, वो एक्चुअली व्हाट? अगर इस बात का जवाब अभी आपके पास नहीं है तो कल सुबह 10 बजे तक मुझे सारे डिटेल्स चाहिए कि ये पैसे कहाँ, क्यों, किस लिए यूज किए गए। इज दैट क्लियर? यस सर। कल सुबह 10 बजे तक, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ओके सर। यू कैन गो नाउ। बेटा मनोज, इस चैतन्य को जल्द से जल्द यहाँ से निकलवाना होगा, वरना इंटरनेट की पोल खुली सो खुली, तेरी भी पोल खुल जाएगी, जिसके बारे में इंटरनेट को भी नहीं खबर। कुछ तो करना होगा। हाँ मनोज, मैं अभी तुम्हें ही बुलाने वाला था। देखो, मेरे एक खास दोस्त के लिए बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और मैं ये चाहता हूं कि उसमें कोई कमी नहीं रहे। क्या बात, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? कहा नहीं है सरकार, पूछा है, हमसे हिसाब किताब पूछा गया है। आप तो कह रहे थे वो चेतन इस कंपनी का नौकर है, मगर वो तो मालिकों के जैसे सवाल जवाब कर रहा है। अरे वो तो हिसाब किताब मांग रहा है हमसे, उन पैसों का जो आपने खर्चा किया है उन लड़कियों पे। उसकी इतनी हिम्मत! वो पैसों का हिसाब मांगने वाला कौन होता है? कौन होता है वो? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ सरकार, अब क्या इस ऑफिस में एक मालिक को अपने खर्चे का हिसाब किताब देना पड़ेगा, वो भी एक नौकर को? नहीं, हरगिज नहीं। सरकार, कल सुबह 10 बजे तक का समय दिया है हमको ये सारा हिसाब किताब सबमिट करने का। अच्छा ठीक है, उसे सारा हिसाब किताब मैं दूंगा,
और उसके सारे सवालों का जवाब भी। शारदा देवी जी 30 सालों में पहली बार यहाँ से ब्राह्मण भूखे जा रहे हैं। उसका कारण है आपकी बहू की नादानी। ये अपराधीन है। मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी अनुपमा। अनु, क्या बात? चैतन्य, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? ब्राह्मण नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। माँ भी इतनी उदास है। दिल पर इतना बोझ है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम्हारे दिल पे जो बोझ है उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये क्या? इतनी रात को चैतन्य अनुपमा का हाथ पकड़ के उसे कहाँ ले जा रहा है? वो भी इतनी जल्दी में। लच्छी, चुपचाप इनका पीछा करो और पता लगाओ कि आखिर ये मियाँ बीबी करने क्या जा रहे हैं। जी भाई साहब। अरे तुम लोग इस वक्त अंदर आओ। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप जो प्रायश्चित करने के लिए कहेंगे मैं करूंगी। बस आप मेरे परिवार के प्रति अपने मन में क्रोध मत रखिए। उठाओ इसे। तुम्हारी आंखों में प्रायश्चित के आंसू देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारे इरादे नेक हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम लोग यहाँ क्षमा मांगने नहीं आते। कल मध्याह्न के समय शिवलिंग की ओम नमः शिवाय कहते हुए 108 बार परिक्रमा करना, तो दोष मुक्त हो जाओगे। जी पंडित जी। परंतु ये बात किसी को पता ना चले, क्योंकि प्रायश्चित और दान गुप्त ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, तभी फल की प्राप्ति होती है। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तथास्तु। ओहो, तो कल तपती दोपहरी में अनुपमा इस घर की बड़ी बहू प्रायश्चित करेगी। वो वहां शिवलिंग की परिक्रमा कर रही हो, और इधर हम मासा के सामने उनकी लाडली बहू की ऐसी छवि बिगाड़ेंगे कि तुम देखती रहना लच्छी। मासा, मासा, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ उस वजह से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारी माँ हमेशा कहा करती थी कि भगवान की पूजा में कोई भी विघ्न आ जाए या किसी भी वजह से पूजा पूरी ना हो पाए तो अनाथ बच्चों को कुछ खाना, मिठाई और कपड़े बांट देने चाहिए, क्योंकि हम सब का मानना है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। तो मासा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम भाभी सा के हाथों अपने अनाथ आश्रम के बच्चों में कुछ खाना, कपड़े या मिठाई बंटवा देते हैं। इससे मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा और दोष निवारण भी हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। जरा अनुपमा को बुलवा लेना। नहीं मासा, आप आराम से ऑफिस जाइए, हम भाभी सा से कह देंगे। इनफैक्ट दोपहर के बाद हम उन्हें आश्रम ले आएंगे अपने साथ। ये भी ठीक रहेगा, लेट नहीं होना। ठीक है। कैसे आएगी अनुपमा? वो तो मंदिर गई है ना, और वहां से जल्दी आने वाली नहीं। चलो आज तमाशा देखेंगे मासा की नाराजगी का।
नमस्ते। आपको सबको कपड़े और मिठाइयाँ मिल गई? नहीं शारदा जी, ना कोई आया है और ना ही कोई फोन। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी देखती हूँ। मासा का फोन होगा। हेलो। हेलो पद्मिनी, तुम लोग अभी तक घर पे क्या कर रहे हो? मासा वो बस हम निकल ही रहे हैं। फौरन निकलो, सारे बच्चे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जी जी पहुंच ही रहे हैं। इतने में आप सब मुझे अपने नाम बताओगे। ये तो नॉटी निखिल है ना? पता नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बच्चे भूखे हैं, आप इन्हें ले जाइए। हे भगवान, मेरे इस प्रायश्चित को स्वीकार करना और मेरे परिवार को हर बुरी दृष्टि से बचाए रखना। जल्दी जल्दी वहाँ 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 नहीं, वहाँ 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 ये हटाओ। पद्मिनी, क्या हुआ? तुम लोग वहां पहुंचे क्यों नहीं? जानती हो मुझे बच्चों के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा? वो मासा, बात ये है कि ये वो क्या कर रही हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ? माफी मांगती हूँ मासा, जो बीच में बोल रही हूँ, पर इसमें हमारी बाईसा का कोई दोष नहीं। बड़ी बहुरानी सुबह से ही घर पर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं जानता कि वो कहाँ गई है। क्या? बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए अनुपमा कहाँ चली गई? कहाँ गई थी अनुपमा? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी तुम? यह बात किसी को पता न चले, क्योंकि प्रायश्चित और दान गुप्त ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, तभी फल की प्राप्ति होती है। माँ साहब प्लीज भाभी से नाराज मत होइए। हो सकता है भाभी सा किसी जरूरी काम में फंस गई हो, है ना भाभी सा? तुम्हारी इस चुप्पी का मैं क्या मतलब निकालूं अनुपमा? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? पहले ब्राह्मणों को अपमान हुआ मेरे घर में, और जब तुम्हें दोष निवारण के लिए मैंने अनाथ आश्रम बुलाया, तुम वहां भी नहीं पहुंची। कहाँ थी तुम? किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम बार बार मेरा दिल क्यों दुखा रही हो? बार बार मेरा दिल क्यों दुखा रही हो?
अनु, अनु, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? चैतन्य, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने माँ का दिल दुखाया। लेकिन बात क्या हुई? वो आज तो तुमने माँ को बताया क्यों नहीं अनु? नहीं बता सकती थी चैतन्य। तुम्हें याद नहीं है, पंडित जी ने कहा था किसी को मत बताना। हाँ, याद है मुझे। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि मैंने उनका दिल दुखाया। एक मिनट। हेलो, हाँ शर्मा जी बोलिए। हेलो, हाँ एक मिनट होल्ड करिए। हाँ हेलो। हाय दीदी। वीर, कैसे हो तुम? दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना बताइए। माय डियर सिस्टर, हाउ आर यू? हाँ वीर, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि कभी कभी तो अपनी खुशियों पर यकीन ही नहीं होता। ओके, बाय दीदी, लव यू। आई लव यू टू। बाय। गॉड, थैंक यू सो मच। मेरी दीदी को इतनी सारी खुशियां देने के लिए किसी ने सच ही कहा है, अच्छे लोगों को कोई कितना भी नुकसान पहुंचाए, अंत में भगवान उनके साथ अच्छा ही करता है। अच्छों को अच्छाई का फल जरूर मिलता है, जैसे जैसे मेरी अनुपमा दीदी को मिला। यस। और कुछ कर दिखा अपनी माया, वरना वरना इस अनुपमा की खुशियां हमारे दिलों में आग लगा लगा के हमें जला के राख कर देंगी। राम राम राम। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। माया की माया को नाकाम करके ये लड़की कभी चैन से नहीं जी पाएगी।